हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस। मैं हूं केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 और एडीवैप की तरफ से तुम्हें ये वीडियो लेके आ रहा हूं। इंटीग्रल कैलकुलस है कैलकुलस का दूसरा हिस्सा। हमने अब तक जो देखा, पहले तो हमने कैलकुलस में फंक्शंस के बारे में सीखा, क्योंकि कैलकुलस एक ऑपरेशन है जो फंक्शंस पे परफॉर्म करते हैं। तो पहले तो फंक्शंस क्या था वो हमने सीखा, और फंक्शन सीखने के बाद दो प्रकार के कैलकुलस थे। एक था डिफरेंशियल कैलकुलस, अब तक जो भी हमने किया वो था डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको शॉर्ट में डिफरेंशिएशन बोलते हैं या डेरिवेटिव्स लेना बोलते हैं। एंड दूसरा हिस्सा है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो हम इंटीग्रल कैलकुलस अब से स्टार्ट करेंगे। भाई, इंटीग्रल कैलकुलस के दो पार्ट्स है। ठीक है, इसके भी दो पार्ट्स हैं। एंड इसमें एक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये दोनों जो पार्ट्स है, मतलब ये कैसे है ना, इसको कैसे करना है, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। अगर तुम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना सीखोगे तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के आंसर आने के बाद बस एक और स्टेप में तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखने के लिए पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। उससे बस एक और स्टेप करने के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से, और हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सीखेंगे। ठीक है, तो पहले तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। ठीक है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अभी डेफिनेशन लिख रहा हूं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, लेट्स से फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, पहले तो किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, वैसे ही इंडेफिनेट इंटीग्रेशन भी हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। सो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले तो इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो इज represented, है ना, is represented by the symbol, is represented by the symbol integral f of x dx। इधर लिख लेता हूं, is represented by the symbol integral f of x dx। ध्यान से एक बार सिंबल जो है वो समझ लो। ये साइन को बोलते हैं इंटीग्रल, ये साइन जो है उसको बोलते हैं इंटीग्रल, यही से नाम आता है इंटीग्रल कैलकुलस का। ठीक है, फिर जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ किस किस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स, वो फंक्शन तुम्हें सिंबल में कहां मिलेगा, इंटीग्रेशन साइन और डी के बीच में इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा रहा है। जो इंटीग्रेशन साइन और डी के बीच में उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। इंटीग्रेशन साइन और डी सब सिंबल के पार्ट है, ये दोनों सिंबल्स के पार्ट है। उसके बीच में जो है उस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा रहा है। जैसे साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो साइन एक्स इधर आ जाएगा। और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो डी के बाद लिखा है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो जो डी के बाद लिखा है उसके रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेट करोगे, और जो डी के पहले और इंटीग्रेशन के बाद लिखा है, जो डी के पहले और इंटीग्रेशन के बाद लिखा है उसको तुम इंटीग्रेट करोगे, उस फंक्शन को तुम इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो ये है सिंबल। सो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। और है क्या, ये तो सिंबल हो गया, इसका मतलब क्या है। ठीक है, एंड इट इज, अभी उसका मतलब क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, it is the set of all functions whose derivative
whose derivative with respect to x is f of x, and it is a set of all functions जिसका derivative x के respect में f of x है. तो इज a set of all functions जिसका derivative x के respect में f of x है. ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल cos x का इंटीग्रेशन. ओके, तो इंटीग्रल cos x dx, इसको पढ़ते कैसे, इंटीग्रल cos x dx. अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे सेट सारे, इसका आंसर क्या होगा, ऐसे सारे फंक्शंस इसका आंसर होगा जिसका डेरिवेटिव ये चीज होगा. तो ऐसे सारे फंक्शंस जिसका डेरिवेटिव ये चीज होने वाला है, ऐसे सारे फंक्शंस जिसका डेरिवेटिव ये चीज होने वाला है. तो ऐसे क्या क्या फंक्शंस हैं जिनका डेरिवेटिव cos x है. तो तुम वैसे सोच सकते हो, तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा कि यार sin x का डेरिवेटिव cos x है ना. डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x है. डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x होता है. sin x का डेरिवेटिव cos x होता है. तो फिर किस चीज, सवाल पूछता है किसका डेरिवेटिव cos x है, किस इंटीग्रल cos x dx, मतलब किसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में cos x देता है. तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम्हारा आंसर होगा sin x, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है. तो इंटीग्रेशन डेरिवेशन का उल्टा होता है. डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x. बट अब एक चीज का ध्यान दो, यहां पे मैंने बोला सेट ऑफ ऑल फंक्शंस. ऐसा क्यों मैं बोल रहा था ऑल फंक्शंस, क्योंकि, और वो भी प्लूरल क्यों लिख रहा हूं, क्या इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा फंक्शन है, क्या एक से ज्यादा फंक्शन है, क्या तुम ऐसा एक और फंक्शन के बारे में सोच सकते हो, एक तो बता दो जो sin x के अलावा वापस cos x दे देगा डेरिवेटिव लेने में. क्या ऐसा और कोई फंक्शन है जिसका वापस डेरिवेटिव cos x होगा, सोचो. देखो sin x प्लस कोई भी कांस्टेंट अगर रहेगा ना, कोई भी कांस्टेंट रहेगा, sin x प्लस 3 रहने दो, sin x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा. क्यों, sin x का cos x होगा, 3 का डेरिवेटिव 0 होगा. sin x का cos x, 3 का डेरिवेटिव 0. sin x माइनस टू का डेरिवेटिव 0, sin x का डेरिवेटिव cos x है ना. sin x का डेरिवेटिव cos x, -2 का डेरिवेटिव 0. तो कोई भी फंक्शन sin x प्लस कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव cos x होने वाला है. sin x प्लस एनी कांस्टेंट का डेरिवेटिव cos x होने वाला है. तो हम क्या बोलेंगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन सारे फंक्शंस अगर रिप्रेजेंट करना है तो आंसर होगा sin x प्लस c. हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम प्लस c डालेंगे. तुम चेक कर सकते हो, sin x का डेरिवेटिव cos x आएगा, c का डेरिवेटिव 0 आएगा. तो sin x प्लस कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव cos x होगा. c क्या है वो तुम्हें निकालना नहीं है, वो बस एक्नॉलेज करना है कि cos x का इंटीग्रेशन इस टाइप का फंक्शन होगा, sin x प्लस कोई भी कांस्टेंट का टाइप का फंक्शन होगा. ठीक है, ये बस रिप्रेजेंटेशन है. और इसमें अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, sin x प्लस कोई भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर हमेशा cos x आएगा. ठीक है, और बच्चे बोलते हैं सर इसमें c की जगह d लिख सकते हैं क्या, वैसे लिख सकते हो, बट टिपिकली हम मैथ्स में हमेशा इधर प्लस c ही लिखते हैं. ठीक है, जैसे सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप डालते हो ना, वैसा ही इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के आंसर के एंड में हमेशा प्लस c डाल दो, वरना मार्क्स कटेगा, वरना मार्क्स कटेगा. ओके, ऑलराइट. तो ऐसा कर, मतलब तो ऐसे, मतलब ये आइडिया है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का. इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वो सारे फंक्शंस का सेट है जिसका आंसर cos x है. ठीक है, तो ये आइडिया है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का. इसके हिसाब से बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला आते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए. अब हम वो सीधा वो सारे फॉर्मूलाज देख लेंगे. ठीक है, एक एक करके सारे फॉर्मूलाज देख लेंगे. ऑलराइट, तो स्टार्ट कर लेते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज के साथ. इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज के साथ, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के साथ. ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं. पहला वाला जो करेंगे वो होगा, जैसे अभी अभी हमने देखा है ना, तो चलो उससे स्टार्ट कर लेते हैं.
इंटीग्रल, अब इसमें थोड़ा ध्यान दो, इंटीग्रल साइन एक्स dx जो है ना, इंटीग्रल साइन एक्स dx, हम सिर्फ रिजल्ट देखेंगे, तो आंसर को मतलब जो रिजल्ट है वो तुम डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, क्यों, रिजल्ट का डेरिवेटिव सवाल होगा। बट अभी ये सारे रिजल्ट्स तुम्हें याद करना है, ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स तुम्हें बस याद करना है, मेमोराइज करना है। जैसे तुमने डेरिवेटिव का मेमोराइज किया वैसा ही इन रिजल्ट्स को याद कर लो। तो देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स होगा, क्यों, इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। सी का तो डेरिवेटिव 0, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो तुम्हें दिख रहा है कैसे, ऐसे चेक करते हैं आंसर, आंसर को डिफरेंशिएट करके सवाल चेक कर लो। माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ माइनस साइन जो हो जाएगा प्लस साइन, इसलिए माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी है। जबकि अभी अभी हमने जो देखा cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा sin x, पॉजिटिव sin x प्लस सी। तो इसका थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, sin x का डेरिवेटिव पॉजिटिव cos x था, cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव sin x था, तो डेरिवेटिव में cos नेगेटिव होता था, इंटीग्रेशन में कौन नेगेटिव है, sin, उल्टा हो गया। sin x का इंटीग्रेशन नेगेटिव cos x है, cos x का इंटीग्रेशन पॉजिटिव sin x, तो इंटीग्रेशन में उल्टा हो रहा है। डेरिवेटिव में sin x पॉजिटिव है, याद कर लो, एक किस में पॉजिटिव है, दूसरे में दूसरा पॉजिटिव है, तो याद कर लो डेरिवेटिव में sin x का डेरिवेटिव पॉजिटिव था, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा इंटीग्रेशन में cos x का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, sin x का डेरिवेटिव नेगेटिव, उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, और रिजल्ट्स देख लेते हैं, और रिजल्ट्स, फिर अगला रिजल्ट है अपना पावर फॉर्मूला। ओके, अभी ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो पावर फॉर्मूला ऐसा है कि इंटीग्रल, शायद मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा तो और बेटर होगा। ओके, तो पावर फॉर्मूला, इंटीग्रल x रेज टू n dx, अच्छा इसका इंटीग्रेशन होगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होगा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये है पावर फॉर्मूला, और ये जो है इसको बोलते हैं पावर फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है हमेशा वैलिड है, बस एक केस में वैलिड नहीं है, ठीक है, ये एक केस में वैलिड नहीं है, वैलिड फॉर ऑल n एक्सेप्ट, तुम सोच सकते हो कौन से n के लिए वैलिड नहीं होगा, कभी भी मैथ्स में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे n इक्वल टू -1 के लिए ये वैलिड नहीं होगा, n इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं होगा। इनफैक्ट जब n -1 होगा, जब n -1 होगा तब पता है ये कैसे दिखेगा, जब n -1 होगा तब ये कैसे दिखेगा, तो x रेज टू -1 dx जो है, ठीक है ऐसे लिख लेता हूं 4, तो जब x इक्वल x रेज टू -1 dx जो है वो क्या बनेगा, वो इंटीग्रल 1/x dx बनेगा। अब तुम थोड़ा सा ऐसा सोचो, किसका डेरिवेटिव 1/x था, क्या कुछ ऐसा याद आ रहा है, कोई तो ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव 1/x था, क्या ऐसा कोई फंक्शन याद आ रहा है जिसका डेरिवेटिव 1/x था, ln x, बिल्कुल, तो ln x का डेरिवेटिव 1/x था। तो ये स्पेशल केस में 1/x को x पावर -1 लिख के ये फॉर्मूला मत लगाओ, क्योंकि ये फॉर्मूला वो एक केस में चलेगा नहीं, करोगी भी तो भी तुझे नीचे 0 मिलेगा और समझ में आएगा कि कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये प्लीज वो केस में है ना फॉर्मूला यूज मत कीजिए। n इक्वल टू -1 के लिए रिजल्ट सही नहीं है, n इक्वल टू -1 के लिए ये फंक्शन 1/x होता है, एंड ये है फॉर्मूला इंटीग्रल 1/x dx का फॉर्मूला है ln x, ठीक है। बट अब एक चीज का ध्यान दो, इसको लिखते हैं ln mod x, ये जो मॉड चीज होता है ना, मॉड फंक्शन, ठीक है, मॉड जैसे ऐसा फंक्शन है जो चीज को, कोई भी इनपुट को पॉजिटिव कर देता है। जैसे मान लो अगर नंबर पहले से पॉजिटिव है तो वो 2 होता है, और नंबर अगर नेगेटिव होता है तो उसको
पॉजिटिव करता है, मतलब नंबर पॉजिटिव है तो वैसे ही रखता है, नंबर में माइनस साइन है तो माइनस साइन को गायब कर देता है। ये है मॉड का काम। तो वो बेसिकली इनपुट को पॉजिटिव कर देता है, इनपुट को पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पे है ना ln का इनपुट तुमने पहले देखा होगा, ln का इनपुट कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पे मॉड साइन डालते हैं। इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी है ना फिजिक्स में हम देखेंगे नहीं, बट जब तुम मैथ्स में, वो भी सिर्फ जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए, नीट के लिए मतलब तुम बस याद कर लो रिजल्ट, बट मैथ्स में तुम जब फंक्शन सीखोगे, डोमेन सीखोगे वगैरह, है ना, तब तुम्हें एक्चुअली अच्छे से समझ में आएगा हम यहाँ पे ln mod x क्यों डालते हैं। फिलहाल बस याद करना है कि हम यहाँ पे ln mod x, ये इसका रिजल्ट है। तो इंटीग्रल 1/x dx का रिजल्ट है ln mod x प्लस c। ठीक है, इसको बॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स कर लिया, तो ये है इसका रिजल्ट, इंटीग्रल 1/x dx का ln mod x प्लस c, और वो है बाकी सारे पावर्स के लिए रिजल्ट, बाकी सारे पावर्स के लिए रिजल्ट। तो चलो वो रिजल्ट देखते हैं कुछ कुछ कॉमन केसेस के लिए। ठीक है, तो उसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक? तो लेट्स स्टार्ट विथ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो जो भी पावर है पावर को एक से बढ़ाओ, एक से बढ़ाओ और सेम पावर को नीचे कॉपी पेस्ट कर लो, ये है अपना रिजल्ट। एक्स स्क्वायर का बन गया, एक्स क्यूब का देखो क्या आएगा, जो भी पावर है वो पावर को एक से बढ़ाओ और सेम पावर को मतलब एक से बढ़ाओ और फिर उसी को नीचे कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, फिर अगला ऐसे कुछ भी पावर हो सकता है, तुम्हें आइडिया आया होगा, नेगेटिव पावर भी हो सकता है, जैसे मान लो एक्स पावर माइनस, कुछ भी हो सकता है, एक्स पावर -3 हो सकता है। उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर को एक से बढ़ाओ तो एक्स पावर -4 मत लिखो, एक्स पावर -2 लिख लो, एक्स पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी। इसको ऑफकोर्स रीअरेंज कर सकते हो, माइनस साइन ऊपर लेके एक्स स्क्वायर को नीचे लेके आ सकते हो, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा -1/2x² प्लस सी, है ना। समझ में आ रहा है, थोड़े और एग्जाम्पल्स ट्राई कर लो, जैसे मान लो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, इंटीग्रल 1/x² का रिजल्ट देख लो। ठीक है, तो 1/x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रल x टू द पावर -2 dx। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, पावर को एक से बढ़ाएंगे तो -2 को एक से बढ़ाओगे तो -3 नहीं, बढ़ाना है और पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव साइड की तरफ जाना है, तो -1 आ जाएगा और नीचे भी -1 आ जाएगा प्लस सी। बट x पावर -1 को बेसिकली 1/x लिख सकते हैं, माइनस साइन हम ऊपर लिख सकते हैं, ये आएगा -1/x प्लस सी, -1/x+c। ये थोड़ा ऑफन है ना, काफी बार यूज करते हैं, तो तुम चाहिए तो तुम्हें तुम ये रिजल्ट याद कर सकते हो, तुम चाहते हो तो तुम ये रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट याद कर सकते हो, 1/x² का -1/x। नहीं भी याद किया तो भी चलेगा, पावर फॉर्मूला से आ जाएगा, बट ऐसे ही फिर भी तुम्हें क्योंकि ये बार बार आता है, जिस जैसे ही लिख रहा हूं वैसे तुम बार बार करके ये याद भी हो जाएगा, थोड़ा एफर्ट लगा के याद करोगे तो तुम्हारा फायदा ही होगा। ठीक है, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x+c। और एक और जो बार बार हम देखते हैं होता है 1/√x। ठीक है, ये भी मतलब पावर फॉर्मूला से कर सकते हैं, 1/√x का मतलब होता है इंटीग्रल x टू द पावर -1/2, माइनस क्योंकि हम नीचे से ऊपर ला रहे हैं और 1/2 क्योंकि है ना ये रूट है, पावर ऑफ हाफ मतलब रूट। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा x⁻½ अपॉन हाफ प्लस सी। अब इसको अच्छे से लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, ये जो अपॉन हाफ जो है ना इधर, ये अपॉन हाफ वाला 2 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और x⁻½ को √x लिख सकते हैं। तो ये भी एक्चुअली काफी यूज होता है। ठीक है, 5 और 6 याद करना है तो कर सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं, तो कोई भी मतलब अगर याद नहीं भी किया तो भी तुम है ना पावर फॉर्मूला से इसको
डिराइव कर सकते हो। ठीक है, बट इतना बार यूज करोगे तो मतलब हो सकता है थोड़ा टाइम बचा सकते हो अगर ये याद करने की कोशिश की तो। एनीवेज, ये तो कुछ कुछ एग्जांपल्स है। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, और वो है इंटीग्रल डीएक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंटीग्रल डीएक्स। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं इंटीग्रल 1 dx, है ना, 1 डाल सकते हैं, और 1 को बोल सकते हैं कि यार 1 है x टू द पावर 0, तो ये इंटीग्रल x टू द पावर 0 dx। और फिर क्या कर सकते हैं, x का जो पावर है उसको 1 से बढ़ा सकते हैं, तो 0 को 1 से बढ़ाओगे तो x टू द पावर 1 आएगा। सेम पावर नीचे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, पावर 1 से बढ़ाओ, सेम नीचे कॉपी पेस्ट कर लो और फिर प्लस सी लिखो। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, इंटीग्रल डीएक्स का रिजल्ट आ रहा है x प्लस सी, x प्लस सी, इंटीग्रल डीएक्स का रिजल्ट आ रहा है x प्लस सी। तो ये ऑलमोस्ट वैसा है कि जैसे कि इंटीग्रल और डी कट गया, ये लगभग वैसा लग रहा है जैसे कि इंटीग्रल और डी कट गया और जो रह गया ना x, वो अपना रिजल्ट आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टाते हैं ना, तो ये जैसे कि रिजल्ट कट गया और जो आ गया वो है अपना रिजल्ट x। ठीक है, तो मतलब कुछ भी चीज जैसे इंटीग्रल डी, कोई भी चीज इंटीग्रल डी कैट, इंटीग्रल डी कैट हो जाएगा, इंटीग्रल डी कट जाएगा, आ जाएगा कैट प्लस सी। ठीक है, ये आइडिया है, जो भी डी के आगे वो आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, इस पे बेस्ड है ना, एक नॉर्मली हम एक जोक टाइप पजल में पूछता हूं बच्चों को। ठीक है, तो मान लो तुम एक ऐसे एक डेजर्ट में हो, ठीक है, मान लो तुम एक डेजर्ट में हो, ठीक है, यू आर इन अ डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट शायद एक ई होता है। ठीक है, तो ये मान लो तुम एक डेजर्ट में हो और तुम्हारे पास एक डीलक्स कार है, तुम्हारे पास एक डीलक्स कार है, वो डीलक्स कार में कोई भी पानी नहीं है, नो वाटर। ठीक है, नो वाटर, ऑल यू हैव इज अ डीलक्स कार, नो वाटर एनीवेयर, तुम्हारे पास सिर्फ एक डीलक्स कार है और तुम्हारा मकसद ये है, ठीक है, मकसद ये है कि तुम्हें कैसे तो भी नहाना है, यू वॉन्ट टू हैव अ बाथ। ठीक है, बहुत दिन हो गया है वैसे, अम, अम, परेशान होने के लिए तो काफी चीजें हैं, है ना, पानी कैसे पियेंगे, खाना कैसे खाएंगे, बट कोई तो ऐसे रीजन के लिए तुम्हें तुम्हें बस इस बात से नफरत है कि तुम्हारा तुमने काफी दिन से नहाया नहीं है और तुम्हें नहाना है। ठीक है, अलग सा ही ख्वाहिश है मरते वक्त, तो तुम्हें नहाना है। सवाल ये है कि तुम कैसे नहाओगे, बस ये है कि किधर भी पानी नहीं है, ऐसे मत बोलो गाड़ी के अंदर पानी, कूलिंग पानी लेके नहाएंगे, पेट्रोल से नहाएंगे, है ना, कौन नहाता है नहाने के लिए, मुझे तो पानी और साबुन का जरूरत होता है, पता नहीं तुम कैसे नहाते हो, बट पेट्रोल से तो नहीं नहाते हो ना। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम भी पानी और साबुन से नहाते हैं, और इस बंदे को भी, है ना, पानी और यू नहीं, बंदा नहीं, तुम, ठीक है, तुम इधर हो और तुम्हारे पास एक डीलक्स गाड़ी है। ठीक है, तुम इधर हो, तुम्हारे पास एक डीलक्स गाड़ी है, कैसे ड्रॉ करते हैं इसे, लग रहा है ना डीलक्स। ठीक है, तुम्हारे पास एक डीलक्स गाड़ी है, तुम हो, पर गाड़ी का पूरा पानी, कुछ पानी नहीं है, पेट्रोल वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी तुम्हें नहाना है पानी के साथ और साबुन के साथ। तो कैसे नहाओगे, कैसे नहाओगे, नहाओगे। ठीक है, पॉज करके थोड़ा सोच सकते हो। आंसर तो ये मैं पहले से बता रहा हूँ, जोक वाला सवाल की तरह है, रिडल भी है पर जोक वाला सवाल की तरह है, कैलकुलस पे बेस्ड है, तो पीजे की तरह है, गाली देने का मन करेगा, बट इस सवाल से होपफुली, है ना, तुम्हें जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ वो याद रहेगा। तो फंडा ये है, ठीक है, कि हम गाड़ी को इंटीग्रेट करेंगे, इनडेफिनेटली इंटीग्रेट करेंगे, इससे हम ना पाएंगे। कैसे, कैसे ना पाएंगे इंटीग्रेट करके, कैसे, हाउ विल वी हैव अ बात। तो क्या करना है तुम्हें, गाड़ी क्या था, डीलक्स कार था ना, डीलक्स, एक मिनट ना,
तो गाड़ी क्या था, डीलक्स कार था, वो डीलक्स कार को हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट कर लो डीलक्स कार को, तो क्या आ जाएगा सोचो, मैंने अभी क्या बताया, इंटीग्रेट डी एक्स इज एक्स प्लस सी, इंटीग्रेट डी एक्स इज एक्स प्लस सी, इंटीग्रेट डी कैट इज कैट प्लस सी, तो इंटीग्रल डी लक्स इज लक्स प्लस सी, इंटीग्रल डी लक्स इज लक्स प्लस सी, ये यहाँ पे आ गया अपना लक्स, लक्स साबुन है ना, साबुन से साबुन मिल गया नहाने के लिए, बट अभी पानी का रह गया, पानी कैसे, सिर्फ साबुन से थोड़ी नहा सकते हैं, पानी भी तो चाहिए, पानी कहां से आएगा, तो ये पूरा आंसर नहीं है ना, ये क्या आंसर क्या है, इंटीग्रल डी लक्स इज लक्स प्लस सी, लक्स प्लस सी, समुंदर बन गया इंटीग्रेट करके, साबुन भी है समुंदर भी है, तुम नहा सकते हो, ठीक है। अब ये ठीक है, जोक बकवास था, मन में गाली दे सकते हो, बट अब फंडा क्या है, ये इससे तुम याद कर लो कि यार एक तो इंटीग्रल डी, कुछ भी जो भी डी के आगे लिखा है उसके इंटीग्रेशन में वो चीज इधर आ जाएगा, ठीक है। ये बार बार ऐसे चीजें आते हैं और बच्चे टफ इंटीग्रेशंस कर पाते हैं और ऐसे छोटे छोटे इंटीग्रेशन में अटक जाते हैं, इंटीग्रल डी जो भी चीज इधर लिखा है वो आ जाएगा आंसर में, और इसलिए ये जोक बता दिया, कभी भी नहीं भूलोगे, इंटीग्रल डी लक्स इज लक्स प्लस सी भी है ना, समुद्र है, वो सी के कारण ही पानी आ गया, उसके बिना आ नहीं सकते थे, तो ये इससे, ये जोक से ये भी प्लीज याद कर लो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के आंसर में हमेशा वो प्लस सी आना जरूरी है, हमेशा वो प्लस सी आना जरूरी है, ठीक है। चलो ये डेजर्ट वाले माहौल में ही रह के थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इंटीग्रल डी एक्स आ गया एक्स प्लस सी, और कौन से इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स हैं वो बता देता हूं, ठीक है। तो अगला रिजल्ट है इंटीग्रल, ये हो जाएगा रिजल्ट नंबर 8, ठीक है, रिजल्ट नंबर 8, सॉरी रिजल्ट नंबर 8 हो जाएगा इंटीग्रल ई रेस टू एक्स, ओके, तो इंटीग्रल ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स रहता था, तो तुम सोच ही सकते हो कि ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स ही रहेगा, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन है ई रेस टू एक्स प्लस सी, वो है ना, अभी जोक याद है ना, समुद्र याद है, तो प्लस सी कभी मत भूलो, चेक कर लो, इसका डेरिवेटिव वो चीज होगा और सी का डेरिवेटिव 0 होगा, तो उल्टा जाके तुम आंसर चेक भी कर सकते हो। अगला वाला है इंटीग्रल ए रेस टू एक्स dx, ओके, इंटीग्रल ए रेस टू एक्स dx का आंसर आ जाएगा ए रेस टू एक्स अपॉन ln a, ए रेस टू एक्स अपॉन ln a, ए रेस टू एक्स अपॉन ln a, तो ए रेस टू एक्स का आंसर आ जाएगा ए रेस टू एक्स अपॉन ln a, ठीक है। चेक कर लो इसको, अगर डिफरेंशिएट करोगे ना, तो पहले तो ln a वाला कांस्टेंट बाहर जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर रहा है, और ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तुम्हें याद है, वो था ए रेस टू एक्स इंटू ln a, और c का डेरिवेटिव तुम्हें याद रहेगा, वो c का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो इसलिए इसको जब डिफरेंशिएट करोगे ये सब कटेगा, ln a, ये मैंने बेकार में x फिर से लिख लिया, सॉरी, ln a, तो ये ln a कट जाएगा और आंसर ए रेस टू एक्स आएगा, तो तुम चेक कर सकते हो कैसे उल्टा जाने पे तुम्हें ये चीज आ जाता है, ठीक है। तो ए रेस टू एक्स dx का इंटीग्रेशन है ए रेस टू एक्स अपॉन ln a, डिफरेंशिएशन था ए रेस टू एक्स इंटू ln a, इंटीग्रेशन था ए रेस टू एक्स अपॉन ln a, ठीक है। तो ये कुछ कुछ रिजल्ट्स है, ऐसे हर फंक्शन का हम रिजल्ट याद नहीं करेंगे, एंड तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा कि यार इंटीग्रेशन में हर फंक्शन का रिजल्ट हम निकाल भी नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिसका रिजल्ट निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि तुम देखोगे कि इंटीग्रेशन में कोई ऐसा आसान वाला प्रोडक्ट रूल नहीं है, कोई आसान वाला डिवीजन रूल या चेन रूल भी नहीं है, तो इंटीग्रेशन के उतने रूल्स नहीं होते हैं, इस जिसके कारण है ना, जस्ट बिकॉज तुम्हें साइन एक्स का पता है, जस्ट बिकॉज तुम्हें ई रेस टू एक्स का पता है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि तुम साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स आसानी से करोगे, या ई रेस टू साइन एक्स आसानी से करोगे, इनफैक्ट ऐसे कुछ कुछ फंक्शन होते हैं जो इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके कारण बट फिर भी कुछ कुछ छोटे से टेक्निक्स होते हैं जो सिर्फ एटलीस्ट हम अभी सिर्फ थोड़े से एक दो ही टेक्निक्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे फिजिक्स के लिए, खासकर नीट के बच्चों के लिए,
एंड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, तुम मैथ्स में 12वीं में बहुत डिटेल में अलग अलग टेक्निक सीखोगे, और कभी भी तब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तुम्हारा सबसे, मेरे हिसाब से सबसे टफ चैप्टर होगा। बट फिजिक्स में जितना टेक्निक चाहिए वो एकदम 2-3 बेसिक टेक्निक चाहिए, वो मैं बेसिक टेक्निक बता दूंगा, ठीक है। बट इंटीग्रेशन में खुद का सवाल मत बनाओ, जो सवाल पूछा है वही अटेम्प्ट करो, एंड ऐसा कोई भी रैंडम सा फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश मत करो, जो बुक में मिल रहा है वही है ना, सवाल के इंटीग्रेशन के वही फंक्शंस के इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश कर लो, ठीक है। ओके, अभी ये इतने रिजल्ट्स हो गए, कुछ और रिजल्ट्स बता देता हूं, ठीक है। तो इनको मतलब फिलहाल डिराइव नहीं करेंगे, बट तुम उल्टा जाके चेक कर सकते हो। तो जैसे कि इंटीग्रल tan x dx हो सकता है, इसको एक फ्रेश पेज में लिखेंगे तो मजा आएगा। आखिर की ये जो रिजल्ट्स है ये याद कर लो, इंटीग्रल tan x dx, ये हो जाएगा tan का हो जाएगा ln mod sec x, ln mod sec x प्लस c, ln mod sec x प्लस c। तुम उल्टा जाके चेक कर सकते हो, उल्टा जाके चेक करें दूसरे पेज पे, देखते हैं ये आंसर सही है क्या। ln sec x का डेरिवेटिव, फिलहाल मॉड वगैरह के बारे में ज्यादा टेंशन मत ले लो, ठीक है। तो फिलहाल ln sec x का डेरिवेटिव हो जाएगा, पहले तो ln फंक्शन का डेरिवेटिव, चेन रूल से पता है कि ln फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ln के अंदर जो चीज है वो उल्टा हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो गया ln फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू, अब sec x, अगला पार्ट क्या है sec x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec x tan x, बन गया है ना। क्रॉस चेक करके देख लिया कैसे ln sec x का डेरिवेटिव tan x होता है, और क्योंकि ln sec x का डेरिवेटिव tan x होता है इसलिए tan x का इंटीग्रेशन ln mod sec x प्लस c होता है। मॉड के बारे में फिलहाल उतना टेंशन मत लीजिए, बस याद रखो कि मॉड होता है वहां पे, ठीक है। और आगे मैथ्स में जब मैथ्स के बच्चे, जेई के बच्चे जब मैथ्स सीखेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा यहाँ पे ये मॉड क्यों डालते हैं, ओके। अच्छा, फिर इंटीग्रल cot x, इसका आ जाएगा cot, ये c वाले फंक्शंस लाइफ में उनका नेगेटिव आता था, तभी भी cot का नेगेटिव आता था, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। तो अगर tan का याद है, जैसे tan और sec का संबंध है वैसे ही cot और cosec का संबंध है, तो ये आ जाएगा माइनस ln cosec x प्लस c, माइनस ln cosec x प्लस c, ठीक है। और अगर बच्चों, अगर तुम कहीं कभी कोई बुक में इस सवाल मतलब इस फॉर्मूला को देखते हो तो तुम्हें कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ और अलग सा दिखे, और वो अलग सा दिखने के कारण तुम्हें लगेगा कि यार सर ने गलत पढ़ाया। जैसे तुम्हें क्या दिख सकता है, तुम्हें दिख सकता है कि ln sec x को, है ना, कुछ कुछ बुक्स क्या लिख सकता है, कुछ कुछ बुक्स ऐसा हो सकता है वो ln sec x को, याद है हमने लॉग का प्रॉपर्टी देखा कि अगर मैं sec का रेसिप्रोकल लूंगा ना, sec का रेसिप्रोकल होगा cos, तो अगर इधर रेसिप्रोकल लूंगा, अगर तुम्हें ये रिजल्ट नहीं पता तो प्लीज कैलकुलस का जो स्टार्टिंग का जो लेक्चर्स है वो भी देखिए, उसमें मैंने लॉग के प्रॉपर्टीज कवर किया है, शायद हो सकता है लेक्चर 2 या ऐसा कोई, इसमें लेक्चर 2 या 3 में मैंने अलग बेसिक मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शंस लिया था और वहां पे लॉग की प्रॉपर्टीज कवर किया, शायद लेक्चर 2 में होगा। तो सेक का अगर तुम लॉग के अंदर कोई चीज का अगर रेसिप्रोकल हो गया ना तो तुम्हें बाहर माइनस साइन डालना पड़ेगा, क्योंकि यही माइनस साइन इधर ऊपर आके चढ़ेगा ना, तो cos x टू द, मतलब यही माइनस साइन को अंदर लोगे तो cos x का पावर हो जाएगा, एंड cos x रेज टू -1 sec x हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर है। तो कभी हो सकता है तुम बुक में ये सवाल देखते वक्त तुम्हें ये फॉर्मूला दिखे और फिर तुम्हें लगे कि यार सर ने गलत पढ़ाया, तो गलत नहीं पढ़ाया, बस मैं तुम्हें ये फॉर्म में दे रहा हूं। और मैं ये फॉर्म में क्यों दे रहा हूं, ताकि वो कंसिस्टेंट रहे कि tan का आंसर हमेशा sec के साथ आता है, cos के साथ थोड़ा अजीब सा पेयरिंग हो गया, tan का हमेशा हमने देखा सारे रिजल्ट sec के साथ आता है, तो इसलिए मैंने sec वाला फॉर्मूला दे दिया। एंड ये भी दिख रहा है कि तभी भी tan का पॉजिटिव था, इधर भी इंटीग्रेशन tan का पॉजिटिव है, और जो संबंध tan और sec के बीच में वही cot और cosec के बीच में है, और cot का तुम्हें याद रहता है कि माइनस साइन आता है, इसलिए मैंने इसको भी इसी फॉर्म में रखा है
नहीं तो कुछ बुक्स क्या कर सकते हैं, कुछ बुक्स में तुम्हें दिखेगा कि ये जो ln cosec x है माइनस ln cosec x, उसको ऐसा कर सकते हैं कि माइनस ऊपर लेके आओ तो cosec x रेस टू -1 हो जाएगा cosec x का रेसिप्रोकल, उसको कभी ln mod sin x के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। बट मैं इन फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि तुम्हें tan और sec का एक संबंध हमेशा दिखे, cot और cosec का संबंध हमेशा दिखे। एक याद करोगे तो ऐसा दूसरा वाला पैटर्न देके याद हो जाए। ठीक है, आखिरी और दो रिजल्ट सेक और टैन का, सेक और टैन का इंटीग्रल सेक एक्स, सेक और कोसेक का तो इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स इज ln mod सेक एक्स प्लस टैन एक्स, जगह खत्म हो गया, mod sec x प्लस tan x, ठीक है, प्लस c, वो प्लस c कभी मत भूलो। ठीक है, ये अपना रिजल्ट है, तुम उल्टा डिफरेंशिएट करके रिजल्ट को चेक कर सकते हो, इसको उल्टा डिफरेंशिएट कर लो, चेक कर लो। चलो कर लेते हैं, है ना, इतना दूर आ गए तो कर लेते हो। तो चेक करते हैं कि क्या ln sec x प्लस tan x, क्या इसका डेरिवेटिव, तुम खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, क्या इसका डेरिवेटिव, तुम फिलहाल चाहिए तो मॉड को भूल जाओ, ठीक है, मॉड के बारे में अभी ज्यादा सोचो मत, ठीक है, बस ध्यान दो कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में मॉड लिखना है। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट कर लो, देखो क्या आएगा, sec x का डेरिवेटिव, sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूं कुछ भी, पहले सबसे पहला फंक्शन क्या है, ln, तो ln का डेरिवेटिव लेते वक्त उसके अंदर जो चीज है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना, ln का डेरिवेटिव होगा चेन रूल, अंदर वाले चीज का रेसिप्रोकल, तो पहले ही नीचे चला जाएगा अपना sec x प्लस tan x, पहले ही नीचे चला जाएगा अपना sec x प्लस tan x, फिर उसके बाद अंदर वाले चीज का डेरिवेटिव आएगा, अंदर वाले चीज में sec x का डेरिवेटिव आएगा sec x इंटू tan x, एंड tan x का डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर x। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसमें तुम sec x को कॉमन ले लो तो तुम्हें दिख जाएगा sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x। अगर sec x को कॉमन ले लिया तो ऐसा दिखेगा, कॉमन बाहर ले लिया तो sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x ऐसा दिखेगा। और अब तुम tan प्लस sec को काट सकते हो, और tan प्लस sec को काटने के बाद, tan प्लस sec को काटने के बाद क्या रह जाएगा, sec x ही रह जाएगा, आंसर sec x आएगा। तो इस गंदे से चीज का डेरिवेटिव sec x है, मतलब sec x का इंटीग्रेशन वो चीज है, ठीक है। तो ऐसा तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई भी आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो। इनफैक्ट एक छोटा सा ट्रिक है, अगर अगर कभी इंटीग्रेशन का सवाल ऐसा सिंपल डायरेक्ट आ जाए और उसमें अलग अलग 4 ऑप्शंस है, ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस है, तो तुम उन ऑप्शंस को कभी अगर टाइम रहे तो ऑप्शंस को ही डिफरेंशिएट करके देख सकते हो किस ऑप्शन के लिए डेरिवेटिव सवाल की तरह आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव लेना काफी आसान होता है। तो सही आंसर निकालने के लिए तुम ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सवाल दे देता है, ठीक है। अच्छा, अगला वाला इंटीग्रल कोसेक एक्स, तो अभी अब तक तुमने पैटर्न देखा होगा, ठीक है। तो इंटीग्रल कोसेक एक्स डीएक्स, इसका रिजल्ट आ जाएगा ln, पैटर्न क्या दिखता है, सेक की जगह आता है कोसेक, सेक की जगह आता है कोसेक, टैन की जगह आता है कॉट, होल प्लस सी, तो सेक की जगह कोसेक, टैन की जगह कॉट प्लस सी, और बस बार बार हमने देखा है कि ये सी वाले टर्म का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव में भी नेगेटिव आ रहा था कोसेक और कॉट का, सॉरी कोसेक और कॉट का, इंटीग्रेशन में भी कोसेक और कॉट का नेगेटिव आएगा। बस चेंज इसमें वो हुआ है, कॉस का चेंज हुआ है, डेरिवेटिव कॉस का नेगेटिव था बट इंटीग्रेशन कॉस का पॉजिटिव है, साइन का नेगेटिव। ये तुम्हारे कुछ रिजल्ट्स है, ये तुम्हें
प्लीज याद रखना पड़ेगा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक लास्ट भी बता देता हूँ, ये मतलब ये भी हम ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, बट फिर भी बता रहा हूँ। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स तो इसको प्रूव कर लेंगे बाद में जब मैथ सीखेंगे, बट ये भी एक रिजल्ट बता देता हूँ। चलो एल एन एक्स का बता दो। तो इंटीग्रल एल एन एक्स डी एक्स इज एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। ध्यान दो अपना, इस कोर्स में या जब भी फिजिक्स के टीचर्स कैलकुलस पढ़ाते हैं, हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम पूरा कैलकुलस कवर करें। पूरा कैलकुलस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है मैथ्स का, खासकर इंटीग्रेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट हम जस्ट उतना कवर करना चाहेंगे जो फिजिक्स में अपीयर होगा। तो मेरे हिसाब से ये भी वैसे ऐसा उतना अपीयर नहीं होगा फिजिक्स में, फिर भी बता दिया एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। तुम आंसर को इंटीग्रेट करके कैसे चेक करें, जो लिखा है सही लिखा है या नहीं, आंसर को इंटीग्रेट करके देखो, आंसर को डिफरेंशिएट करके देखो। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स एल एन एक्स, ठीक है, ये तो बस डेरिवेटिव का प्रैक्टिस हो गया। देखो क्या आता है इसमें। तो पहले इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले x का डेरिवेटिव आएगा जो है 1 इंटू एल एन एक्स एज इट इज आएगा पहला टर्म। अगला टर्म आएगा x एज इट इज इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव। एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। फिर अगला टर्म आ जाएगा x का डेरिवेटिव जो है 1। और तुम देख सकते हो कैसे इधर ये जो टर्म है x इंटू 1 बाई एक्स, ये पॉजिटिव 1 है और ये नेगेटिव 1 है। +1 और -1 दोनों मिलके कट जाएंगे, +1 और -1 दोनों मिलके कट जाएंगे, और दोनों कटने के बाद अपना आंसर सिर्फ ln x रह जाएगा। दोनों कट के अपना आंसर सिर्फ ln x रह जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये भी रिजल्ट बता दिया। अच्छा यहाँ पे कुछ भूल गया, क्या भूल गया, क्या गलत कर रहा हूं, क्या गलत है इसमें? +c भूल गया। ठीक है, हर आंसर में +c लिखना जरूरी है। जैसे सेंटेंस का फुल स्टॉप डालते हो वैसा तुम्हें +c लिखना है। ये इसके ये क्लास में फिलहाल सिर्फ फॉर्मूलाज थे बहुत सारे, प्लीज इन फॉर्मूला को याद कर लो। अगले क्लास में मिलते हैं। चलो बच्चों, बाय बाय। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.